नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सारण आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं आपके लिए, जिसमें बहुत सारे संस्कृत के टॉपिकों की चर्चा एक साथ होने वाली है और एक ऐसा मूलभूत आधारभूत टॉपिक है जो बहुत सारे टॉपिकों में काम आता है और बहुत सारे टॉपिकों का आधारभूत टॉपिक भी माना जाता है, जिसका टॉपिक का नाम है संस्कृत अनुवाद। दोस्तों, यहां पर टॉपिक लिखा हुआ है संस्कृत अनुवाद। तो ये जो संस्कृत अनुवाद टॉपिक है, ये संस्कृत के अंदर, अब चाहे वो रीट भर्ती परीक्षा हो या सीटेट हो या किसी भी राज्य की जो है योग्यता भर्ती परीक्षा हो, टीचर योग्यता भर्ती परीक्षा, तो उसके अंदर इसके अलावा सेकंड ग्रेड या इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड या छोटी क्लासों के अंदर जो बच्चे तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद कैसे किया जाता है, क्या होता है और ये कौन कौन से टॉपिकों से जुड़ा हुआ है, इसकी चर्चा आज की इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों, यहां पे मैं बात करूं तो एक तो शब्द रूप, दूसरा धातु रूप, ये जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन दोनों टॉपिकों से जुड़ा हुआ है। ये किसी भी जगह पर जो है आपके किसी भी सिलेबस के अंदर संस्कृत अनुवाद मूल टॉपिक के रूप में नहीं दिया हुआ होता है। इसके जो है एक दो प्रश्न आते हैं जिसमें हिंदी के वाक्य को संस्कृत में होता है या फिर संस्कृत के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना होता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत सारे टॉपिकों के अंदर एक आधारभूत टॉपिक के रूप में काम आता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यहां पर अगर यदि मैं बात करूं संस्कृत अनुवाद की, तो इसमें जो मुख्य भूमिका रहती है दोस्तों, वो किसकी रहती है? शब्द रूप की, और दूसरी किसकी रहती है? धातु रूप की रहती है। दोस्तों, यानी जो हम शब्द रूप और धातु रूप याद करते हैं, उन शब्द रूप और धातु रूपों का अनुवाद करते समय या हिंदी वाक्यों को संस्कृत के वाक्य बनाते समय किस प्रकार से प्रयोग होता है, वो भी आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहां पर अगर यदि मैं बात करूं शब्द रूप के अंदर, प्रत्येक जो शब्द होता है दोस्तों, वो विभक्तियों में चला हुआ होता है। तो यानी विभक्ति की भी चर्चा इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। और इसके अलावा हर एक विभक्ति के अंदर दोस्तों 3 वचन होते हैं। ध्यान रखना, अगर यदि मैं बात करूं संख्या के हिसाब से, तो दोस्तों विभक्तियां कितनी होती है? 7। और वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं दोस्तों। तो शब्द रूप में आपके विभक्ति और वचन, ये दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये भी इसी के अंदर प्रयुक्त होते हैं और किस तरीके से प्रयोग में ले जाते हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। साथ ही अपन धातु रूप, तो दोस्तों जो धातु होती है उसके जो रूप चले हुए होते हैं, वो लकारों में प्रयुक्त होते हैं। हर एक लकार के अंदर पुरुष होते हैं दोस्तों, और हर एक पुरुष के अंदर वचन होते हैं। यानी अगर यदि संस्कृत में बात करूं, तो दोस्तों धातु रूप के अंदर जो हर एक रूप धातु का है, वो लकारों में बटा हुआ होता है। संस्कृत भाषा में लकार कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं, लेकिन सामान्यतः आपके लौकिक संस्कृत में 5 लकारों का ज्ञान है तो पर्याप्त है। दोस्तों, पुरुष की यदि बात करूं, तो पुरुष का मतलब पर्सन, और संस्कृत भाषा व्याकरण के अंदर 3 पुरुष होते हैं, और हर एक जो पुरुष है उसमें 3 क्या होते हैं? वचन होते हैं। तो ये सारे टॉपिक का आधार भी कौन सा है दोस्तों? अगर यदि आपके सिलेबस में किसी भी कक्षा में, किसी पाठ्यक्रम में अगर यदि ये टॉपिक लिखे हुए इनमें से कोई, तो उन सब का भी आधार क्या है? संस्कृत अनुवाद। इसके साथ में और कौन कौन से टॉपिक है, तो देखें दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, इसके अलावा समास, क्योंकि समास में दोस्तों शब्द का अर्थ लिखना होता है, और शब्द का अर्थ अगर यदि आपको हिंदी भाषा में आ रहा है लेकिन उसको आप संस्कृत में अनुवाद करके नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब समास का आप विग्रह भी नहीं कर सकते। इसलिए इसके अंदर भी एक तरीके से यहां पर संस्कृत जो अनुवाद है वो मूल भूमिका के अंदर आधारभूत टॉपिक के रूप में रहता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं बात करूं अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधन या फिर अव्यय, क्योंकि अव्यय के प्रयोग का जो प्रश्न आता है उसमें अगर यदि आपको अनुवाद नहीं आता है तो वो प्रश्न भी नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों लकार परिवर्तन, लकार परिवर्तन या वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन,
या इसके अलावा दोस्तों अगर यदि यहां पे मैं बात करूं तो कहीं पर अगर यदि गद्यांश या फिर पद्यांश अगर यदि दिया हुआ है तो गद्यांश और पद्यांश का अनुवाद करके दोस्तों आप उससे संबंधित बने हुए प्रश्नों को भी सरल कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिकों का ये आधारभूत जो है ये टॉपिक रहने वाला है संस्कृत अनुवाद आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों। तो चलिए, यानी इतने सारे टॉपिकों को अगर यदि समझना है तो उसके लिए आपको संस्कृत अनुवाद आना चाहिए, यानी ये अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए अपन बात करते हैं अब दोस्तों सीधे अनुवाद की, कि अनुवाद किस तरीके से किया जाता है। अगर यदि आप मेरे साथ में बने रहे और आज की इस क्लास को आपने अगर यदि पूरा देखा है तो 100% आप संस्कृत के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना और हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ ही अगर यदि आपको यह अनुवाद आ गया तो इतने सारे संस्कृत के टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर, अगर यदि मैं बात करूं रीट भर्ती परीक्षा की, सीटेट की, तो संस्कृत व्याकरण के आधे से ज्यादा टॉपिकों का यह आधार है। शब्द रूप और धातु रूप अगर यदि सीधे प्रश्न पूछ ले तो ठीक है, लेकिन उनका अगर यदि वाक्य प्रयोग करके प्रश्न पूछ ले तो दोस्तों उसके लिए भी यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है अनुवाद। चलिए अब बात करते हैं अनुवाद क्या है दोस्तों। अनुवाद किसको कहा जाता है? तो अनुवाद के लिए अंग्रेजी भाषा में एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है ट्रांसलेट, यानी इसको यहां पर मैं कह दूं तो अनुवाद किसे कहा जाता है? तो किसी भाषा के शब्दों को, यानी किसी एक भाषा में शब्द लिखे हुए हैं, किसी भाषा के शब्द है और उन शब्दों के समान अर्थ वाले या उसी के समान भाव प्रकट करने वाले शब्दों के रूप में उसे अगर यदि अन्य भाषा में, यानी किसी भाषा के शब्द है उसे अन्य भाषा में लिख देना, यानी अन्य भाषा के उसके जो है समान अर्थ वाले शब्द या समान भाव वाले शब्द जब अपन लिख देते हैं, अन्य भाषा के शब्दों के रूप में लिखना दोस्तों क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। यानी एक भाषा के शब्द अगर यदि यहां पे मैं कह दूं आपके समझने के हिसाब से, और आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी भाषा की सहायता से अपन अगर यदि संस्कृत भाषा में अनुवाद करना या संस्कृत भाषा का हिंदी भाषा में अनुवाद करना सीखे तो हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी। इसके लिए यहां पर मैं बात करूंगा कि दोस्तों अनुवाद किसको कहेंगे, कि अगर यदि हिंदी भाषा का कोई भी शब्द या वाक्य है उसको अगर यदि आप संस्कृत भाषा के शब्दों में या वाक्य में लिखते हैं तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया है, यानी हिंदी भाषा के वाक्यों का आप क्या कर रहे हैं? संस्कृत भाषा में क्या कर रहे हैं? अनुवाद कर रहे हैं। यानी हिंदी भाषा का वाक्य आप संस्कृत भाषा में लिख रहे हैं तो यही जो टॉपिक है दोस्तों आपके क्या कहलाएगा? संस्कृत अनुवाद कहलाएगा। यानी हम हिंदी भाषा के वाक्यों को संस्कृत भाषा में लिख रहे हैं या फिर संस्कृत भाषा के वाक्यों को हिंदी भाषा में लिख रहे हैं तो दोस्तों ये जो आपके एक तरीके से क्या कहलाएगा? संस्कृत अनुवाद कहलाएगा। जब अपन हिंदी भाषा के वाक्यों को संस्कृत भाषा में लिखेंगे तब। अगर यदि मान लो संस्कृत भाषा के वाक्य है उसको आप हिंदी भाषा में लिख रहे हैं तो दोस्तों ये जो चीज है ये आपके क्या कहलाती है? संस्कृत भाषा का हिंदी अनुवाद कहलाती है। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि अनुवाद किसको कहा जाता है। एक भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा में लिखना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है दोस्तों। चलिए अपन अब बात करते हैं यहां पर संस्कृत के अंदर वाक्यों की, कि संस्कृत में अगर यदि कोई भी सेंटेंस है, वाक्य लिखा हुआ है तो उसको आप यहां पर किस तरीके से अनुवाद करते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपके समझने के हिसाब से और हिंदी भाषी क्षेत्र के होने की वजह से हिंदी वाक्यों की सहायता से मैं आपको सिखाऊंगा संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपके समझने की दृष्टि से मैं वाक्य को दो भागों में बांट कर लिखता हूं, चाहे वो छोटा है या बड़ा वाक्य है, उसको आप समझ करके देखिएगा कि किस तरीके से मैंने इसका अनुवाद किया और इसमें जो है आपके शब्द रूप और धातु रूपों का प्रयोग कैसे होता है। क्योंकि दोस्तों अनुवाद करने के लिए संस्कृत के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाते हैं वो ये दो बन जाते हैं। यानी अनुवाद करते समय एक तो आपको किसका प्रयोग लेना होता है? शब्द रूपों का प्रयोग करना होता है, और इसके अलावा किसका प्रयोग करना होता है? धातु रूपों का प्रयोग करना होता है। तो दोस्तों जब आप हिंदी वाक्यों का संस्कृत वाक्य में अनुवाद करते हैं तो शब्द रूपों का प्रयोग कहां और कैसे किया जाता है, धातु रूपों का प्रयोग कहां और कैसे किया जाता है, इन सब की चर्चा आज की इस क्लास के अंदर करने वाला है दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले आप देखें, कोई भी अगर यदि हिंदी का वाक्य है, जैसे मान लो यहां पर मैंने हिंदी का वाक्य लिखा है राम जाता है,
तो यहां पर ये जो मैंने वाक्य लिखा है दोस्तों, इसके अंदर यहां पर मैंने दो चीजें लिखी है, एक कर्ता और दूसरी क्रिया। इसी के साथ में यहां पर मैं वाक्य थोड़ा बड़ा करते हुए लिख देता हूं, राम घर जाता है। तो दोस्तों यहां मैंने कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का प्रयोग किया है। मैं यहां पर कह सकता हूं, राम पढ़ करके घर जाता है। तो दोस्तों यहां पर मैंने देखें, कर्ता, कर्म और क्रिया के साथ में एक और क्रिया का प्रयोग करके भी लिखा है वाक्य। तो ये और इसी वाक्य को मैंने बड़ा कर दिया है। यहां पर मैंने लिखा, इसको और बड़ा करते हुए, राम पढ़ करके विद्यालय से बस के द्वारा घर जाता है। यानी ये मैंने इतना बड़ा वाक्य लिख दिया। दोस्तों ये जो वाक्य चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, संस्कृत में अनुवाद करने की दृष्टि से, आपके समझाने की दृष्टि से मैं इसको दो भागों में बांटूंगा। एक वाक्य का वह भाग जहां पर शब्द रूपों का प्रयोग होता है, और एक वाक्य का वह भाग जहां पर क्रिया यानी धातु रूप का प्रयोग होता है। तो दोस्तों एक भाग ऐसा है जिसमें क्रिया का प्रयोग होता है, वाक्य का वह भाग जिसमें क्रिया का प्रयोग होता है, यानी जहां पर हिंदी वाक्य के अंदर क्रिया लिखी हुई है, जैसे यहां पर जाता है, जैसे यहां पर जाता है, ये भी यहां पर जाता है, ये जो जाता है, चाहे आपके वाक्य साधारण वाक्य लिखा हुआ है, वह छोटा है या बड़ा, लेकिन साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य नहीं है, और साधारण वाक्य के रूप में हिंदी में अगर यदि लिखा हुआ है, तो उसके अंदर एक जो ये यहां पर जो लिखी हुई लास्ट में लिखी हुई होती है, ये होती है हिंदी वाक्य के अंदर क्रिया। इसी को ही दोस्तों यहां संस्कृत के अंदर क्या कहा जाता है, क्रिया को ही धातु कहा जाता है। और इसी जगह पर दोस्तों यहां जो प्रयोग होता है वो किसका प्रयोग होता है, धातु रूप का प्रयोग होता है। इसी जगह पर धातु रूप का प्रयोग होता है। यानी जब आप हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो ये जो यहां पर भाग लिखा हुआ है, यानी जो क्रिया वाला भाग है, उसी जगह पर किसका प्रयोग होता है, धातु रूप का। यानी अगर यदि इस वाक्य के अंदर मैं कह दूं तो दोस्तों ये जो जाता है, इस जगह पर किसका प्रयोग होगा, धातु रूप का प्रयोग होगा। और बाकी जो अगर यदि शब्द वाक्य में चाहे छोटा है चाहे यहां पर बड़ा वाक्य है, जैसे छोटा वाक्य तो इसमें यहां पर राम ये कर्ता पद है, यहां पर राम और घर, इसमें इस वाक्य में राम पढ़ करके और घर इसमें, और इस वाक्य में राम पढ़ करके विद्यालय बस के द्वारा और घर, इन सभी पदों में दोस्तों किसका प्रयोग होता है, शब्द रूपों का प्रयोग होता है। यानी ये सभी शब्द होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, शब्द, जिनको अपन दोस्तों यहां पर वाक्य के अंदर क्या बोलते हैं, कारक पद बोलते हैं। और इसी जगह पर दोस्तों किसका प्रयोग होता है, शब्द रूपों का प्रयोग होता है। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि वाक्य के अंदर जब हिंदी का कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसका संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग कहां कहां होता है। यानी वाक्य छोटा है या चाहे बड़ा है, दोनों में सेम कंडीशन है। यहां पर मैंने छोटे वाक्य भी लिखे हैं और बड़े वाक्य भी लिखे हैं। तो देखें, छोटा वाक्य है तो उसमें जहां जहां क्रिया है, जैसे यहां पर ये जाता है क्रिया, यहां पे भी ये जाता है क्रिया, और यहां पे भी ये जाता है क्रिया, तो जो क्रिया होती है उसी को ही हिंदी के अंदर क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में धातु बोलते हैं। और उसकी जगह पर दोस्तों यहां पर आपके किसका प्रयोग होगा, धातु रूप का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, धातु रूप का। यानी इन वाक्यों में इन सभी जगहों पर यहां पर यहां पर जब इनका आप संस्कृत अनुवाद करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, धातु रूप का प्रयोग करेंगे। और बाकी जितने भी जो यहां पर आपके शब्द लिखे हुए हैं दोस्तों, चाहे वो कर्ता पद के रूप में है, चाहे वो कर्म पद के रूप में, या कोई अन्य, जैसे राम पढ़ करके विद्यालय से बस के द्वारा घर, इन सभी के अंदर दोस्तों यहां पर ये सभी शब्द है। और इसके अंदर यहां पर इनको अपन क्या बोलते हैं, ये सारे सारे कारक पद है। और इसके अंदर किसका प्रयोग होगा, शब्द रूपों का प्रयोग होगा। तो यहां पर ये जो वाक्य लेख रखा है, इस जगह पर शब्द रूप काम आएंगे। इन सभी के अंदर
अब राम में भी राम के भी शब्द रूप लिखने पड़ेंगे, पढ़ करके भी शब्द रूप लिखने पड़ेंगे, और विद्यालय से इसके भी शब्द रूप लिखना पड़ेगा, बस के द्वारा इसका भी शब्द रूप, और घर इसका भी शब्द रूप होगा। तो यानी इन सब के अंदर यहां शब्द रूप काम आएगा। और लास्ट में यहां पर ये जो जाता है लिखा हुआ है, इसकी जगह पर दोस्तों धातु रूप काम आते हैं। तो यानी वाक्य साधारण है हिंदी का, और उस साधारण वाक्य में जो क्रिया लिख रखी है, चाहे वो अंत में हो सकती है या फिर बीच में लिखी हुई हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर जो क्रिया है उसकी जगह पर धातु रूप प्रयोग में लेते हैं, और बाकी सारे जो भी लिखे हुए हैं उन सब में शब्द रूप काम आता है। अब यहां पर आप बीच में देख रहे हैं कि पढ़ करके, ये वाक्य के बीच में लिखा हुआ है, और पढ़ना तो एक क्रिया होती है। तो दोस्तों ध्यान रखें, हिंदी के वाक्यों में जहां पे भी ये बीच में जो ये क्रिया आती है, इनके अंदर भी अपने को धातु पद के साथ प्रत्यय मिला करके उसको भी शब्द बना के प्रयोग में लेना पड़ता है। जैसे अगर यदि बात करूं आपके समझने के हिसाब से, वैसे इसकी चर्चा प्रत्यय टॉपिक में अपन करते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर आपको बता दूं, जब भी आपके हिंदी वाक्यों के अंदर ऐसे बीच में अगर यदि कोई क्रियापद दे रखा है और उसके साथ में करके आया हुआ है, क्या आया हुआ है, करके, जैसे मान लो पढ़ करके, चल करके, गा करके, हंस करके, देख करके, ऐसे आया है, तो उसको भी अपन धातु में प्रत्यय लगा करके शब्द बना देंगे। और प्रत्यय कौन सा लगेगा दोस्तों, कत्वा प्रत्यय लगता है। और इसी तरीके से अगर यदि मान लो वाक्य के बीच में ऐसे कोई क्रिया आई हुई है और उसके साथ में के लिए लिखा हुआ है, जैसे मान लो पढ़ने के लिए, हंसने के लिए, देखने के लिए, जाने के लिए, लिखने के लिए, ऐसे वाक्य के बीच में क्रिया के साथ के लिए आया है, तो प्रत्यय दोस्तों कौन सा आएगा, तुमुन प्रत्यय काम आएगा। तुमुन प्रत्यय लगा करके उसको अपन क्या बना देंगे, शब्द बना देंगे, और फिर उसका दोस्तों यहां पर अपन प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर यदि यहां पे मैं बात करूं, तो जब वाक्य के बीच में अगर यदि कोई क्रिया है और उसके साथ में हुआ है या फिर हुए है या फिर हुई है, ऐसे अगर यदि आया हुआ है, तो दोस्तों इनको भी अपन शब्द बना देंगे। और कैसे, सत्री या फिर सानच प्रत्यय लगा करके, सत्री या सानच प्रत्यय लगा करके इनको शब्द बना करके प्रयोग में लिया जाएगा। यानी अगर यदि हिंदी का वाक्य है और उसमें क्रिया यानी धातु रूप का प्रयोग तो एक जगह होगा, लेकिन वाक्य के बीच में अगर यदि कोई भी क्रिया लिखी हुई है और उसके साथ में करके है, तो कत्वा प्रत्यय लग के धातु से शब्द बन जाएगा। के लिए है तो तुमुन प्रत्यय लगा करके शब्द बना देंगे। जैसे मान लो पढ़ने के लिए, अब ये लिखा हुआ तो पढ़ना क्रिया है, लेकिन साथ में ये जो के लिए आया है, इस कारण से इसके अंदर तुमुन प्रत्यय लगाकर अपन शब्द प्रयोग में लेंगे पठितुम। ऐसे यहां पर पढ़ करके, तो पठ धातु से कत्वा प्रत्यय लगा करके पठित्वा शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही वाक्य के बीच में अगर यदि आ गया, वह पढ़ता हुआ विद्यालय से घर गया, या राम चित्र देखते हुए विद्यालय से घर जा रहा है, तो ऐसे वाक्य में यहां पर देखते हुए, तो देखना क्रिया है, इसके साथ में ये हुआ, हुए, हुई आई, इसको संस्कृत में लिखते समय अपन क्या करेंगे, शक्ति या सानच प्रत्यय का प्रयोग करके उसको शब्द बना देंगे और फिर उसका प्रयोग करेंगे दोस्तों। यानी मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि अगर यदि हिंदी वाक्य है, उसका जब आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे, तो दोस्तों इसके अंदर ये जो एक सामान्य वाक्यों में जो क्रिया होती है, उसकी जगह पर अपन धातु रूप प्रयोग में लेंगे। बाकी हिंदी के जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, उन सभी के लिए संस्कृत में क्या काम आते हैं दोस्तों, शब्द रूप काम आते हैं। अब यहां पर तो आपको यह बताना है कि शब्द रूप और धातु रूप के अंदर कौन कौन से नियमों को ध्यान रखना है, जिनका प्रयोग करते समय आपको नियमों का पालन करना है, कब आपको धातु रूप के नियमों का और कौन कौन से नियमों का पालन करना है आज की इस क्लास के अंदर। यानी आप जब राम जाता है इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे, तो जो राम है इसके अंदर यहां पर दोस्तों काम आएगा वो आपके शब्द रूप काम आएगा, और जाता है यहां आपके क्या काम आएगा, धातु रूप काम आएगा। अगर यदि यहां पे राम घर जाता है, तो इस सब जगह पर दोस्तों क्या काम आएंगे, शब्द रूप काम आएंगे, और जाता है यहां पर क्या काम आएगा, धातु रूप काम आएगा। इसी तरीके से राम पढ़ करके घर जाता है, तो यहां पर जाता है के अंदर धातु रूप काम आएगा, और घर, पढ़ करके और राम, इन सभी के लिए दोस्तों क्या काम आएगा, शब्द रूप काम आएगा।
तो दोस्तों जो शब्द रूप और धातु रूप है, इनके प्रयोग के लिए कौन कौन से नियम होते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, इसकी चर्चा आज की इस क्लास के अंदर अभी अपन करने वाले हैं। तो चलिए आगे अपन बात करते हैं। जैसे यानी मैंने अभी आपके समझने के लिए वाक्य को दो भागों में बांट दिया। एक तो वाक्य का वह भाग जहां पर किसका प्रयोग होता है, शब्द रूपों का प्रयोग होता है दोस्तों, शब्द रूप कह दें या इसी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। ये कारक पद भी होते हैं। जो शब्द रूप होता है वो कारक पद होता है, यानी किसी न किसी विभक्ति के अंदर प्रयोग किया हुआ होता है। वाक्य का दूसरा वो भाग जहां पर दोस्तों क्रियापद का प्रयोग होता है, क्रियापद यानी कह दें धातु रूप का प्रयोग होता है, धातु रूप का प्रयोग होता है। तो वाक्य को मैंने यहां पर आपके समझने की दृष्टि से कोई भी सेंटेंस है, चाहे छोटा है या बड़ा है, देखो यहां पर छोटा है तो भी दो भाग है, और ये बड़ा है इतना तो भी दो भाग है, ये इतना बड़ा है तो भी मैंने इसके दो भाग कर दिए। एक तो वो भाग जहां शब्द रूपों का प्रयोग होता है और एक वो भाग जहां पर धातु रूपों का प्रयोग होता है दोस्तों। तो चलिए अपन इसमें यहां पर यह समझेंगे कि शब्द रूप और धातु रूपों का प्रयोग कैसे किया जाता है और उनके प्रयोग करने के लिए कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों शब्द रूपों के अंदर। तो दोस्तों जो भी शब्द रूप, चाहे कोई भी शब्द है, तो उसके रूप दोस्तों विभक्तियों में चले हुए होते हैं, और विभक्ति कितनी होती है, 7 होती है। यानी हर एक जो शब्द है वो 7 विभक्तियों में चलता है। अगर यदि कोई अव्यय पद है तो उसके अंदर पीछे जो विभक्ति प्रत्यय लगते हैं उनका लोप हो जाता है, इसीलिए वो 7 विभक्तियों में एक समान रूप रहता है, और उसका जो है विभक्तियों में अलग अलग रूप नहीं चलता है, इसलिए अपन उसका प्रयोग सीधे करते हैं। लेकिन अव्यय पद के अलावा अगर यदि कोई संज्ञा है, सर्वनाम पद है या विशेषण है, तो उनके रूप किस में चलते हैं, विभक्तियों में चलते हैं। और विभक्तियों के प्रयोग के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, विभक्ति नियम। और विभक्तियों का यानी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किस अनुसार किया जाएगा, हर एक विभक्ति के यानी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहां कहां होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहां कहां होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहां कहां होता है, चतुर्थी का कहां कहां होता है, उसी को यहां पर विभक्ति लगाने के जो नियम है उन्हीं को क्या बोलते हैं, विभक्ति नियम। और विभक्ति नियम ही दोस्तों संस्कृत व्याकरण के अंदर आपके क्या कहलाते हैं, कारक। यानी आपके सिलेबस में कई जगह पर विभक्ति नियम या कारक टॉपिक लिखा हुआ हो सकता है, और जो आप कारक या विभक्ति नियम पढ़ते हैं उसका वाक्य में प्रयोग कहां होता है, यानी इस क्रिया यानी धातु रूप के अलावा सभी जगह पर उन विभक्ति नियमों का यानी कारकों का प्रयोग होता है। और इसको अपन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा अपन अलग क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि यहां पर विभक्ति नियम सारे बताना संभव नहीं है। अभी अपन पहले दोस्तों यहां पर जो बात करेंगे वो धातु रूप प्रयोग के नियम की बात करेंगे, और साथ साथ में कुछ विभक्ति लगाने के नियमों की भी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन यहां पर आपको बता दूं कि हर एक जो विभक्ति है उसके अंदर 3 वचन होते हैं। प्रत्येक विभक्ति के अंदर 3 वचन होते हैं, एक वचन एक के लिए, 2 वचन द्विवचन है वो 2 के लिए, और इसके अलावा 2 से ज्यादा है तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है दोस्तों। यानी आपको शब्द रूप का अगर यदि प्रयोग करना है, किसी भी शब्द का प्रयोग करना है, तो आपको एक तो कौन सा टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपके विभक्ति नियम या मैं कह दूं कारक पढ़ा हुआ होना चाहिए दोस्तों। और दूसरा वचन का ज्ञान होना चाहिए। वचन तो वैसे दोस्तों संख्या से संबंधित है, और संस्कृत के अंदर हर एक वचन जो है शब्द में खुद में होता है। ऐसे नहीं है कि हिंदी की तरह अपन यहां क्रिया के साथ में जोड़ करके देखें कि ये कौन सा वचन है, तो ऐसा आपको नहीं देखना है। संस्कृत के अंदर वचन हर एक शब्द में खुद में होता है कि ये कौन सा वचन है या इसकी संख्या कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वचन लगाना होता है। तो शब्द रूप जहां प्रयोग होते हैं वहां आपको 2 टॉपिक आने चाहिए, एक तो कारक और दूसरा वचन का ज्ञान। वचन मैंने आपको बता दिया दोस्तों, संख्या को कहा जाता है, एक के लिए एक वचन, 2 है तो द्विवचन, और 2 से ज्यादा है तो संस्कृत में उसके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे अगर यदि मान लो राम जाता है तो इसका मतलब राम एक है हिंदी के अंदर, तो यहां राम शब्द के अंदर एक वचन काम में लिया जाएगा। अगर यदि यहां पर मैंने कह दिया कि राम और श्याम जाते हैं, तो राम और श्याम यहां कितने हो गए, 2 हो गए हैं, लेकिन राम एक अलग है और श्याम एक अलग है,
इस कारण से राम में भी एक वचन लगेगा और श्याम में भी एक वचन लगेगा। अब क्रिया है, ये दोनों कर रहे हैं जाने वाले, तो क्रिया में भले ही द्विवचन लगाए, लेकिन राम अलग है और श्याम अलग है, दोनों एक एक जने ही है, तो इनमें भी कौन सा वचन लगेगा? एक वचन। अब जैसे हिंदी में आप बोल दो बालक जाता है और बालक जाते हैं, तो हिंदी के अंदर जाते हैं लिखने के कारण बालक बहुवचन हो गया, हिंदी में जाता है लिखने के कारण बालक एक वचन हो गया। लेकिन संस्कृत में क्रिया का इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, शब्द में खुद में वचन होता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो यहां पर आपको शब्द रूप लगाते समय विभक्ति और वचन दो का ज्ञान होना जरूरी है, जिनकी चर्चा अपन यहां पर कारक टॉपिक के अंदर करेंगे, और कारक टॉपिक वैसे बहुत बड़ा है, उसकी चर्चा अलग क्लास के अंदर करेंगे दोस्तों। अब अपन आज की क्लास के अंदर मूल रूप से यहां पर ये जो समझने वाले हैं, ये समझने वाले हैं दोस्तों धातु रूप का प्रयोग कैसे किया जाता है, और धातु रूप प्रयोग करने के लिए हमें कौन कौन से नियमों का और कौन कौन सी बातों का ध्यान होना आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों चाहे कोई भी धातु है तो उसके रूप किस में चलते हैं? लकारों में चलते हैं। हर एक जो लकार है उसमें पुरुष होते हैं, और हर एक जो पुरुष है उसमें क्या होते हैं? वचन होते हैं। यानी आपको जब भी हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है तो एक तो लकार का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा पुरुष का ज्ञान होना चाहिए, और तीसरा किसका ज्ञान होना चाहिए दोस्तों? वचन का ज्ञान होना चाहिए। तो आज की क्लास में यहां पर पहले मैं चर्चा करूंगा, वो करूंगा दोस्तों धातु रूप लगाने के नियमों की, और उसके बाद में आगामी क्लास में मैं बात करूंगा शब्द रूप, क्योंकि यहां पर कुछ तो मैं सामान्य प्रयोग में लूंगा, लेकिन मेन जो है वो धातु रूप या क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको अपने को पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं धातु रूप प्रयोग के नियम। धातु रूप प्रयोग के नियम यानी किसी भी वाक्य में धातु रूप है वो कैसे प्रयोग में लिया जाता है, उसके नियम क्या क्या है, और या फिर उसके प्रयोग के लिए हमें कौन कौन सी बातों का या कौन कौन से विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो किसी भी वाक्य में धातु प्रयोग के लिए आपको ये तीन चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। एक तो लकार का, यानी सबसे पहले आप लकार का निर्धारण करेंगे, यानी आपको यहां पर ये जैसे वाक्य लिखा हुआ है जाता है, यहां पर जैसे राम जाता है, राम घर जाता है, ये जो वाक्य लिखे हुए हैं इनमें जाता है को आपको जब संस्कृत में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले एक तो लकार का निर्धारण करना आना चाहिए कि ये कौन सा लकार है। जैसे हिंदी में लकार का मतलब हिंदी के अंदर काल होता है, अगर यदि अंग्रेजी भाषा में बात करें तो इसको टेंस कहते हैं, और संस्कृत में लकार कहा जाता है दोस्तों। और ये लकार संस्कृत व्याकरण में 10 लकार होते हैं, लेकिन सामान्यतः आपको 5 लकारों का ज्ञान होना आवश्यक है दोस्तों। अब लकारों की यहां पर बात करूं तो लकार का निर्धारण करते समय आपको क्या ध्यान रखना है? हिंदी वाक्य के अंदर, हिंदी वाक्य की क्रिया को देखकर, हिंदी वाक्य की क्रिया को देखकर लकार का निर्धारण किया जाता है। लकार का निर्धारण किया जाता है, यानी जब आप लकार का निर्धारण करेंगे तो आपको क्या देखनी है? हिंदी वाक्य की क्रिया देखनी है। जैसे आपने हिंदी वाक्य में क्रिया देखी जाता है, तो इसी को देख करके आपको लकार का निर्धारण करना है। कैसे? तो यहां पर चलिए बात करते हैं लकार टॉपिक की। तो दोस्तों लकार है, इसी को अपन हिंदी में काल और टेंस बोलते हैं। संस्कृत में वैसे 10 लकार होते हैं। कितने होते हैं? 10 लकार, लेकिन सामान्यतः 5 लकारों का आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? एक तो लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लिट लकार, चौथा लोट लकार, और पांचवा विधिलिंग लकार। ये सामान्यतः आपको सामान्य संस्कृत में इन 5 लकारों का ज्ञान होना आवश्यक है। और लकार का निर्धारण करते समय मैंने आपको पहले ही कहा, आपको किसको देखना है? हिंदी वाक्य की क्रिया को देखकर लकार तय करना है कि कौन सा लकार है। क्रिया को देखकर कैसे?
जब हिंदी वाक्य की अगर यदि यहां पे मैं बात करूं, हिंदी वाक्य की क्रिया वर्तमान काल की है, तो संस्कृत के अंदर वो कौन से लकार की क्रिया कहलाएगी? लट लकार की क्रिया कहलाएगी। जैसे यदि आपने कहा राम जाता है, तो ये वर्तमान काल की है, तो संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं कि ये लट लकार की क्रिया है। मैंने कहा राम जाएगा, तो ये भविष्य काल की क्रिया है, तो संस्कृत के अंदर वो लिट लकार की होती है दोस्तों, भविष्य काल। तो जब भविष्य काल की क्रिया हो तो ध्यान रखना संस्कृत के अंदर कौन से लकार की है? लिट लकार की है। अगर यदि यहां पे मैं बात की कि राम गया, तो ये भूतकाल की क्रिया हो गई। राम गया भूतकाल की है, तो जब भूतकाल की क्रिया होती है तो संस्कृत के अंदर कौन सा लकार होता है दोस्तों? लंग लकार। जैसे यहां पर मैं बोलूं, जैसे वह पढ़ा, तो या फिर वह पढ़ रहा है, या मैंने कहा वह पढ़ेगा, तो दोस्तों यहां पर देखो ये पढ़ेगा, ये जो लिखा हुआ है ये भविष्य काल की क्रिया है, तो यानी संस्कृत के अंदर वो कौन से लकार की है? दृढ़ लकार की। मैंने कहा पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है मतलब ये वर्तमान काल है, तो संस्कृत के अंदर ये कौन से लकार की क्रिया हो गई? आपके लट लकार की क्रिया हो गई। ऐसे ही मैंने कहा पढ़ा, पढ़ा मतलब ये भूतकाल, तो संस्कृत के अंदर ये कौन से लकार की क्रिया हो गई? आपके लंग लकार की क्रिया हो गई। यानी आपको क्रिया को देख करके, जैसे अपने अभी वाक्य जितने भी लिखे, राम जाता है, तो जाता है मतलब वर्तमान काल की क्रिया है, तो इसका मतलब वो संस्कृत के अंदर कौन से लकार की हो गई? लट लकार। ऐसे ही अगर यदि मैंने बोला मैं लिख रहा हूं या मैं बोल रहा हूं, तो बोल रहा हूं यानी वर्तमान काल है, इसका मतलब कौन सा लकार है? लट लकार। मैंने कहा मैंने बोला, तो यानी ये भूतकाल हो गया, तो कौन सा लकार? लंग लकार। मैंने कहा मैं बोलूंगा या लिखूंगा, तो इसका मतलब ये कौन सा लकार हो गया? लिट लकार। ऐसे क्रिया देख करके आपको लकार को तय करना है। जब दोस्तों यहां पर अगर यदि मान लो आज्ञा अर्थ की कोई क्रिया हो, जहां पर आज्ञा दी जा रही हो, आज्ञार्थक कोई क्रिया है, जैसे मान लो पढ़ो, जाओ, खेलो, देखो, लिखूं, मैं बोलूं, मैं हंसूं, मैं गाऊं, वह जाए, वह चले, उसे खेलना चाहिए, तो ये चाहिए अर्थ वाली हो गई। लेकिन मैंने कहा वह पढ़े, तो ये उसको आज्ञा दी जा रही है। मैंने कहा मैं पढ़ूं या मैं लिखूं या मैं देखूं, तो ये खुद को आज्ञा दी जा रही है दोस्तों। मैंने यहां पे कहा तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम लिखो, ऐसे अगर यदि बोल दिया तो यहां पर ये आज्ञा दी जा रही है। और ऐसी आज्ञा वाली क्रियाओं में लकार कौन सा होता है? लोट लकार। और विधिलिंग लकार कब होगा? जब क्रिया के साथ में कौन सा प्रयोग किया जाएगा? चाहिए का प्रयोग। चाहिए अर्थ में कौन सा होता है? विधिलिंग लकार। तो दोस्तों लकार का निर्धारण करने के लिए हिंदी वाक्यों की क्या देखनी है? क्रिया कि कौन सा लकार है। जैसे वह जाता है, लट लकार। वह गया, लंग लकार। वह जाएगा, दृढ़ लकार। तुम जाओ, लोट लकार। उसे जाना चाहिए, तो विधिलिंग लकार हो जाएगा दोस्तों। कौन सा लकार हो जाएगा? विधिलिंग लकार। तो ऐसे ही आपको यहां पर देखना है कि क्रिया देख करके आपको लकार का निर्धारण करना है। तो क्रिया लगाने के लिए अभी अपन दोस्तों यहां पे बात कर रहे हैं वाक्य के अंदर धातु रूप प्रयोग के नियम, के धातु रूप का प्रयोग कैसे किया जाता है, शब्द रूप का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसके लिए अलग से टॉपिक पढ़ेंगे कारक। लेकिन धातु रूप का प्रयोग कैसे किया जाता है उसके लिए पहले ज्ञान किसका होना चाहिए? लकार का। तो लकार में मैंने आपको कहा कि हिंदी वाक्यों की क्रिया को देख करके लकार का निर्धारण करना है। और लकार कितने होते हैं? 5। वर्तमान काल है तो लट लकार, अगर यदि भूतकाल की क्रिया है तो लंग लकार, भविष्य काल की क्रिया है तो दृढ़ लकार, और अगर यदि आज्ञा दी जा रही है तो लोट लकार, और अगर यदि चाहिए अर्थ में है तो विधिलिंग लकार की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। यानी ये लकार का निर्धारण आपको हिंदी वाक्य की क्रिया को देख करके करना है। जैसे मैंने देखा, तो ये भूतकाल की क्रिया हो गई, लंग लकार का प्रयोग होगा। मैंने बोला, ये भी भूतकाल की हो गई, लंग लकार का प्रयोग होगा। सीधे ही आपको हिंदी वाक्य देखते ये देखना ये कौन से लकार की क्रिया है। मैंने कहा वह पढ़ेगा, पढ़ेगा दृढ़ लकार की क्रिया है। यानी जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं ना ये भविष्य काल की क्रिया है, तो अपने को संस्कृत में काल नहीं बोल के लकार बोलनी है। जैसे इंग्लिश के अंदर अपन बोलते हैं ना ये तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, वैसे टेंस
हिंदी में काल, संस्कृत में लकार, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, दृढ़ लकार भविष्य काल, आज्ञा अर्थ में लोट लकार और चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार। ये 5 लकारों का निर्धारण क्रिया को देख करके करना है। जब लकार का निर्धारण हो जाता है तो उसके बाद में दूसरा जो प्रयोग करना होता है वो होता है पुरुष और वचन का प्रयोग। दोस्तों पुरुष और वचन, पुरुष और वचन का प्रयोग, तो दोस्तों पुरुष 3 होते हैं और वचन भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। यानी पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दोस्तों इनके प्रयोग करने के लिए आपको वाक्य का कर्ता देख करके लकार और पुरुष का निर्धारण करना है। दोस्तों ध्यान रखना, हिंदी वाक्य के कर्ता के अनुसार, वाक्य के कर्ता के अनुसार किसका निर्धारण करना है? पुरुष और वचन। यानी आपको सीधे ही जब पुरुष कौन सा लगाना, वचन। देखो जब भी आप जैसे ही कोई आप हिंदी वाक्य को देखेंगे उसमें जहां पे भी क्रिया आएगी, जब उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना होगा तो सबसे पहले सोचेंगे कौन सा लकार आएगा, तो क्रिया देख करके लकार लगा देंगे। फिर हर एक जो लकार होता है दोस्तों वो संस्कृत में है वो इस प्रकार से होता है, चाहे कोई भी धातु है। यहां पर जैसे मान लो मैंने धातु कोई भी ले ली और उस धातु के रूप है वो दोस्तों संस्कृत के अंदर सामान्य रूप से 5 लकारों में चलते हैं। तो हर एक लकार के अंदर क्या होता है, चाहे लट लकार है, चाहे लोट लकार है, चाहे लिट लकार है, चाहे विधिलिंग लकार है, कोई भी लकार आपने तय कर लिया तो फिर हर एक लकार के अंदर 3 पुरुष होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग कब करना है, मध्यम पुरुष का प्रयोग कब करना है, मध्यम पुरुष का प्रयोग कब करना है, और उत्तम पुरुष का प्रयोग कब करना है। ये चीजें मेन चीज आपको सीखनी है दोस्तों। और इसके अलावा फिर हर एक पुरुष के अंदर 3 वचन होते हैं। इन तीनों पुरुषों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे दोस्तों यहां पर आपको एक धातु तो आती होगी, जहां पर मैं यहां पे ले लेता हूं पट धातु, और कौन सा लकार ले लेता हूं, लट लकार। अब पट धातु और लट लकार का अगर यदि यहां पर मैं रूप चलाऊं तो दोस्तों आप पटती का प्रयोग कहां करेंगे, प्रथम पुरुष में। जैसे पटत है तो इसका प्रयोग कब करेंगे, और पटंती है तो इसका प्रयोग कब करेंगे। यही चीजें आपको यहां पर सीखनी है दोस्तों। अब चाहे यहां पर आप धातु कोई भी ले लें, जैसे अगर यदि गम धातु ले लें तो गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति, इसका प्रयोग कब करेंगे, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। यानी कोई भी धातु है और कोई भी लकार है, यहां पर मैंने अगर यदि आपके पट धातु लट लकार को ले लिया, लेकिन आप कोई भी धातु और कोई भी लकार हो सकता है, उसका जब भी प्रयोग करना है तो आपके सामने जैसे ही आप लकार तय करते हैं तो आपके सामने 3 पुरुष आ जाते हैं और 3 ही वचन आ जाते हैं। दोस्तों इनका प्रयोग कैसे करना है, तो ध्यान रखना, पुरुष और वचन का निर्धारण करते समय सीधे ही वाक्य का क्या देखना है, कर्ता। जैसे यहां पर अगर यदि जो अभी अपन ने वाक्य लिखे, यहां पर के जाता है तो जाता है कौन, राम, यानी इस वाक्य में कर्ता कौन है, राम। यहां पे भी जाता है कौन, राम, तो यानी इस वाक्य में भी कर्ता कौन है, राम। तो इस राम को देख करके आपको क्रिया में पुरुष और वचन तय करना है दोस्तों। कि जाता है में धातु रूप जाता है देखा आपने तो लकार, तो जाता है यानी वर्तमान काल है तो लट लकार आएगा। अब पुरुष और वचन कौन सा आएगा, तो सीधे आपको क्या देखना है कि राम। तो देखें कैसे निर्धारण करना है, जब अगर यदि पुरुष और वचन निर्धारण करने के लिए जैसे आप लकार देखते हैं और लकार के निर्धारण के बाद में जैसे ही आप कर्ता की तरफ देखते हैं और कर्ता में अगर यदि यहां पर अहम आया हुआ है, अहम यानी हिंदी में कह दें तो मैं, और संस्कृत में कहेंगे अहम, तो दोस्तों उत्तम पुरुष और एक वचन की क्रिया लगानी है। लकार चाहे कोई भी है, पुरुष धातु चाहे कोई भी है,
लेकिन उत्तम पुरुष और एक वचन तभी आएगा जब कर्ता की जगह क्या लिखा हुआ है, अम लिखा हुआ। जैसे अभी अपन ने जो वाक्य लिखे उसमें लिखा हुआ राम, तो इसका मतलब वहां उत्तम पुरुष और एक वचन की क्रिया नहीं आएगी। दूसरा द्विवचन है, उसका प्रयोग तब होगा जब आवाम, यानी अगर यदि कर्ता में आवाम लिखा हुआ, आवाम का मतलब हम दोनों, अगर यदि वाक्य के अंदर आपके कर्ता में लिखा हुआ है आवाम या हिंदी में लिखा हुआ हम दोनों, तो दोस्तों उत्तम पुरुष का द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। और अगर यदि यहां पर आपके लिखा हुआ है वयम, वयम का हिंदी में मतलब है हम सब, जब कर्ता की जगह पर वयम लिखा हुआ है संस्कृत में या हिंदी में लिखा हुआ हम सब, यानी उत्तम पुरुष की क्रिया तभी आती है जब मैं शामिल हूं। मैं द्विवचन है तो हम दोनों, इसमें भी मैं शामिल हूं, और हम सब कह दिया तो इसमें भी मैं शामिल हूं। यानी उत्तम पुरुष खुद के लिए काम में आता है। जब खुद को कोई बात कहनी है, मैं बोलता हूं, मैं जाता हूं, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब लिखेंगे, हम जाएंगे, हम खेलेंगे, हमें पढ़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हम देखें, हम जाएं, हम खेलें, हम पढ़ें, ऐसे कुछ भी अगर यदि बोलें, मैं, हम दोनों या हम सब, ऐसा हिंदी में, संस्कृत में अहम, अवाम और वयम लिखा हुआ है, तो कोई भी धातु हो, लकार कोई भी हो, क्रिया पुरुष कौन सा होगा, उत्तम पुरुष। मैं अकेला हूं, एक वचन, हम दोनों हैं तो द्विवचन, और हम सब है तो दो से ज्यादा हो गए तो वचन कौन सा हो गया, बहुवचन। लेकिन इसमें मैं शामिल हूं, तो इसका मतलब खुद के लिए उत्तम पुरुष काम में आता है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, संस्कृत में हम उसी को उत्तम पुरुष बोलते हैं। खुद के लिए जब भी अपन कोई क्रिया करते हैं, मैं जाता हूं, तो यहां पर मैं जाता हूं वर्तमान काल में लट लकार की क्रिया का प्रयोग करता, लेकिन लट लकार में पुरुष कौन सा लगा था, उत्तम पुरुष और एक वचन। जब मैं बोलूंगा मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं, हम दोनों जाते हैं तो द्विवचन आएगा, हम सब जाते हैं तो बहुवचन आएगा दोस्तों। लेकिन मध्यम पुरुष कब आएगा, तो देखें यहां पर मध्यम पुरुष की क्रिया कब आएगी, तो मध्यम पुरुष की क्रिया तभी आएगी जब कर्ता के अंदर क्या हो दोस्तों, त्वम हो, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। हिंदी में कह दें तो त्वम का मतलब तुम, तो जब हिंदी में तुम हो या संस्कृत में त्वम करता हो, तो क्रिया मध्यम पुरुष और एक वचन की आएगी। लकार और धातु कोई भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युवाम है, युवाम को हिंदी में कह दे तो तुम दोनों, या तो हिंदी के वाक्यों में तुम दोनों लिखा हुआ है या संस्कृत के वाक्य में दोस्तों युवाम लिखा हुआ है, तो क्रिया मध्यम पुरुष और द्विवचन की आएगी। और अगर यदि युवम, युयम लिखा हुआ है, युयम मतलब तुम सब, तो क्रिया उत्तम मध्यम पुरुष और बहुवचन की आएगी दोस्तों। यानी अहम, अब यहां पर ध्यान रखें, ये शब्द देखें, अहम, आवाम और वयम अगर यदि संस्कृत में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं, हम दोनों, हम सब लिखा हुआ है, तो क्रिया उत्तम पुरुष की संख्या के अनुसार लगानी है। मैं है तो एक वचन, हम दोनों है तो द्विवचन, और हम सब है तो बहुवचन की। ऐसे अगर यदि तुम, तुम दोनों, तुम सब, या संस्कृत में कह दें त्वम, युवाम या यूयम, अगर यदि ये लिखा हुआ है तो क्रिया मध्यम पुरुष की आएगी। यानी अहम, अवाम, वयम उत्तम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं, त्वम, युवाम और यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर यदि कुछ भी है, जैसे अभी अपन ने जो वाक्य लिखा उसमें कर्ता कौन है, राम, अगर यदि जैसे अकेला राम है, यहां पर बालक है तो एक वचन की, जैसे सह है यानी वह, सा है वह, ठीक है। अगर यदि मान लो मैंने कह दिया सीता, ये एक वचन है, तो ऐसा कोई भी एक जना, यानी मैं और तुम के अलावा होने चाहिए, यानी इन 6 के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है, वह, वे दोनों, वे सब, राम, श्याम, सीता, गीता, पुत्र, पिता, चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, यानी अहम, अवाम, वयम है तो उत्तम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम है तो मध्यम पुरुष। इसके अलावा कोई भी अगर यदि कर्ता लिखा हुआ है तो प्रथम पुरुष, यानी
आप यहां पर कह सकते हैं कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इन 6 कर्ताओं के अलावा प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है? अन्य पुरुष। यानी ये उत्तम पुरुष, इंग्लिश के अंदर जिसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, उसी को संस्कृत में उत्तम पुरुष कहा जाता है। और इसके कर्ता अहम, अवाम और वयम होते हैं दोस्तों। मध्यम पुरुष, इसके कर्ता त्वम, युवाम और यूयम होते हैं। और इसके अलावा, इन 6 के अलावा कुछ भी है तो सब दोस्तों यहां पर क्रिया किसकी लगेगी? प्रथम पुरुष की संख्या के अनुसार। एक है, जैसे बालक या राम, एक है बालक या राम, वह कुछ भी है, एक है तो एक वचन। दो है, जैसे मान लो बालक 2 होंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? बालकौ। राम 2 है तो क्या आ जाएगा? रामौ। अगर यदि वे दोनों हैं तो क्या आ जाएगा? तौ। या वे दोनों बालिकाएं हैं तो क्या आ जाएगा? ते। अगर यदि 2 लताएं हैं तो लते। ऐसा कुछ भी जहां 2 है, यानी मैं और तुम के अलावा 2 है तो यहां पर प्रथम पुरुष का द्विवचन। और 2 से ज्यादा है तो जैसे मान लो बालकः, या वे सब, सा तेता, या फिर स तौ ते, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो दोस्तों यहां पर प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया आएगी। अब यहां पर देखो, जैसे मैं कोई आपके एक सेंटेंस बनाता हूं, जैसे मैंने कह दिया वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं। दोस्तों ये जैसे हिंदी के वाक्य है, इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है तो अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो ये सिखा रहा हूं कि इसमें यहां क्रिया कैसे लगाते हैं। ये क्रिया, ये क्रिया, ये क्रिया, ये क्रिया। तो इसके लिए आपको किन चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है? तो यहां पर मैंने बताया धातु लगाने के लिए 3 चीजों का। पहले क्या तय करना? लकार, के कौन सा लकार आएगा। फिर पुरुष और वचन। लकार कैसे तय करेंगे? हिंदी वाक्य की क्रिया को देखकर। पुरुष और वचन कैसे तय करेंगे? कर्ता को देखकर। तो देखो यहां पर जैसे पढ़ता है या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ता है या पढ़ता हूं, यानी ये वाक्य जो लिखी हुई ये सारी क्रिया वर्तमान काल की है। यानी संस्कृत के अंदर इसमें जो लकार आएगा वो कौन सा लकार तय हो गया दोस्तों? लट लकार। पढ़ने अर्थ में धातु कौन सी? पट धातु, यानी पट धातु और लट लकार का प्रयोग करेंगे। अब पुरुष और वचन, क्योंकि आपको जैसे ही कोई भी धातु है क्रिया लगाने के लिए, क्रिया को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में धातु कहते हैं, इसको लगाने के लिए पहला तय क्या हो गया? लकार। तो लट लकार है। ये सारी लट लकार की क्रियाएं हैं। अगर पढ़ूंगा लिखूंगा यहां पर तो लिट लकार की हो जाती। पढ़ा या पढ़ रहा था ऐसा होता तो लंग लकार की हो जाती। या पढ़ो ऐसा लिखा हुआ होता तो लोट लकार की हो जाती। पढ़ना चाहिए तो विधिनी लकार की, यानी लकार तय करना आ गया। उसके बाद में पुरुष और वचन। तो पुरुष और वचन निर्धारित करने के लिए, यानी यहां पर पट धातु का लट लकार तो आ गया, लेकिन अब क्या लगाऊं? पठती लगाऊं, पठत लगाऊं, पठंती लगाऊं, पठसी, पठथ, पठत। तो उसके लिए मैंने क्या कहा आपको? ये अभी जो चीज बताई है कि अगर यदि मैं, हम दोनों, हम सब लिखा हुआ है तो पुरुष कौन सा आएगा? उत्तम पुरुष। जैसे देखो यहां पर मैं लिखा हुआ है तो यहां पर कौन सा पुरुष आएगा? उत्तम पुरुष। और मैं है तो कौन सा वचन आ जाएगा? एक वचन आएगा। यहां पर अब आपको पट धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा यहां पे दोस्तों? पठामी। जैसे यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है? पठामी। तो ये हो गया पठामी। और मैं को संस्कृत में क्या लिखते हैं? अहम। ये वाक्य बन गया अहम पठामी। अब पढ़ते हैं तो लकार तो लट लकार हो गया,
लेकिन पुरुष और वचन के हम दोनों लिखे हुए हैं, हम दोनों मतलब उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो पटामी पटावह, तो यहां पर क्या हो जाएगा पटावह। और हम दोनों को क्या बोलते हैं आवाम, तो वाक्य क्या बन जाएगा आवाम पठावह। ऐसे ही यहां पर पढ़ते हो कौन तुम सब, तो तुम सब कहते ही मध्यम पुरुष, और तुम सब मतलब बहुत सारे हैं इसलिए मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो पट धातु लट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन आपके क्या होगा दोस्तों पटसी पटतः पठत, ये बहुवचन होगा पठत। और तुम सबको क्या बोलते हैं यूयम, तो वाक्य क्या बन जाएगा यूयम पठत। यहां पर तुम पढ़ते हो यानी पढ़ते हो कहते ही लट लकार हो गया। पुरुष और वचन के यहां कर्ता कौन है तुम है, तो तुम मतलब मध्यम पुरुष का एक वचन लगाना है, तो यहां पर क्रिया आपके क्या हो जाएगी पटसी। तो देखो पुरुष और वचन पटसी क्यों आया गया, तुम की वजह से पटसी लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर यदि वे दोनों पढ़ते हैं तो इसका मतलब वे दोनों आया हुआ है, तो मैं और तुम नहीं है, इसका मतलब प्रथम पुरुष आएगा। वे दोनों कितने हैं दो, तो यहां पर प्रथम पुरुष का कौन सा वचन हो जाएगा द्विवचन। तो पढ़ते हैं लट लकार है, तो यहां पर पठती पटतः, प्रथम पुरुष का द्विवचन में क्या आता है पटतः आएगा यहां पर। और वाक्य वे दोनों पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे तो पटतः। तुम को क्या बोलते हैं त्वम, तो वाक्य बन जाएगा त्वम पठसी। वह पढ़ता है तो वह पुल्लिंग है इसलिए क्या बोलेंगे सह। और यहां पर दोस्तों पढ़ता है पढ़ धातु लट लकार, और पढ़ता कौन मैं और तुम यानी अहम आवाम वयम नहीं है, त्वम युवाम युयम नहीं है, क्या है स यानी प्रथम पुरुष, और एक है तो वचन एक वचन क्या हो जाएगा पटती ही। इसका मतलब देखो यहां पर अपन ने कौन सी लगाई है उत्तम पुरुष का द्विवचन, यहां उत्तम पुरुष का एक वचन लगाया, यहां पर आपने मध्यम पुरुष का बहुवचन लगाया, यहां पर आपने मध्यम पुरुष का एक वचन लगाया, यहां पर आपने प्रथम पुरुष का द्विवचन लगाया, और यहां पर प्रथम पुरुष का एक वचन क्यों कर्ता को देखकर लगाया। जैसे अभी वाक्य लिखा हुआ है राम जाता है, राम जाता है, तो दोस्तों इस वाक्य के अंदर ये जो आपके जाता है क्रिया है, इस जाता है क्रिया लगाने के लिए पहले तो धातु के धातु कौन सी के गम धातु चलती है, किस में बदलती है गच, ये पता होना चाहिए। फिर क्या लगाना है लकार, तो जाता है कौन सा लकार के लट लकार आएगा, लट लकार। फिर पुरुष और वचन कौन सा के पुरुष और वचन तो कर्ता को देख के लगाना, कर्ता कौन है राम, मैं और तुम नहीं है, तो इसका मतलब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छेड़ना ही नहीं है, राम यानी प्रथम पुरुष आएगा। राम कितना एक, तो प्रथम पुरुष का एक वचन, तो यहां पर प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया लगेगी, प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया लगेगी। ये चीजें इतनी आपको सोचनी है मन में, ये सारी चीजें सोचनी है मन में सिर्फ कि लकार धातु कौन सी के गम, जाता है मतलब लट लकार, पुरुष और वचन के राम जाता है मतलब प्रथम पुरुष एक वचन आएगा। ये चार बातें आपको मन में सोचनी है, और फिर यहां पर सोच के लिखना है गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप में क्या आता है कि गच्छति आता है, तो यहां पर वाक्य में बन जाएगा गच्छति। राम करता है इसलिए प्रथमा विभक्ति आएगी, और एक वचन है तो एक वचन हो जाएगा रामः गच्छति, ये आपके सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों। ये इस तरीके से आपको धातु प्रयोग के अंदर, यहां पर देखो धातु प्रयोग में जो आपने तीन बातें ध्यान रखी, लकार पुरुष और वचन, तो लकार का निर्धारण क्रिया को देख करके, और पुरुष और वचन का निर्धारण वाक्य के कर्ता को देखकर किया जाना है। कर्ता में अगर यदि मान लो अहम अवाम वयम है तो उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी, इधर धातु लकार कोई भी है चाहे, उत्तम पुरुष तभी आएगा किसी भी लकार का जब अहम अवाम वयम ये तीन कर्ता होंगे। मध्यम पुरुष तभी आएगा त्वम युवाम युयम, यानी इन छह कर्ता को छोड़ दें। अब जैसे यहां पर मैं कोई एक धातु ले लेता हूं दोस्तों, और उसके रूप यहां पर मैं आपके समझने के लिए लिख लेता हूं। जैसे देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, धातु आपने ले ली दृश्य धातु, देखना अर्थ में, दृश्य यानी देखना, ये किस में बदलती है पश्य में बदल करके चलती है दोस्तों, और इसका अर्थ होता है हिंदी में देखना, यानी जब लट लकार में चलाएंगे तो देखता है या देख रहा है। अब देखो इसका एक वचन
जो बनेगा वो बनेगा पश्यति। तो पश्यति तभी आएगा जब आपके कर्ता राम होगा, बालक होगा, सीता होगा, या कोई भी एक, मैं और तुम के अलावा कोई भी एक है, तब ये पश्यति आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैंने कहा मैं देखता हूं तो पश्यति नहीं आएगा। मैं देखता हूं मतलब यहां पर मैं यहां जो क्रिया आएगी वो लिखूंगा। अभी कौन सी आएगी, आगे आ जाएगा देखो। पश्यतः कब आएगा, जब कोई दो जने देखते हैं, उसमें मैं और तुम नहीं है। और पश्यन्ति कब आएगा, जब दो से ज्यादा, यानी मैंने कहा बालक देख रहे हैं। अब जैसे हिंदी अर्थ निकालो, राम पश्यति, राम देखता है। बालक पश्यति, बालक देख रहा है या देखता है। सीता पश्यति यानी सीता देखती है या देख रही है। स पश्यति यानी वह देख रहा है या देखता है, ऐसा वाक्य बनेगा दोस्तों। ये दो, रामो या बालको, वे दोनों बालक देखते हैं। और बालका पश्यन्ति यानी बालक देखते हैं या देख रहे हैं। पश्यसि तभी आएगा जब त्वम होगा, यानी त्वम पश्यसि, तुम देखते हो या देख रहे हो, तो ये लिखा जाएगा। तुम दोनों देख रहे हो या देखते हो तो पश्यतः लिखा जाएगा। पश्यतः, देखो यहां पर मैंने उदाहरण के लिए दृश्य धातु ली है और लट लकार ये उदाहरण के लिए। लकार और धातु इधर कोई भी है। मध्यम पुरुष तभी आएगा जब आप यहां पर क्या लिखेंगे, त्वम लिखेंगे, तब मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। द्विवचन की तभी आएगी जब युवाम लिखेंगे। और बहुवचन की जो पश्यतः होता है, पश्यत होता है, वह तभी आएगा जब आपके यूयम करता होगा। मैंने कहा मैं देखता हूं तो यहां पर जो रूप होगा वो ये बनेगा दोस्तों, पश्यामी। अगर यदि मैं देखता हूं तो अहम पश्यामी, मैं लिखता हूं अहम लिखामी, मैं पढ़ता हूं अहम पठामी, मैं चलता हूं अहम चलामी, मैं बोल रहा हूं अहम वदामी, यानी कभी भी अहम वदती नहीं। सह वदती, बालक वदती, बालिका वदती, कोअपि एक वदती, कोई भी एक बोलता है तो वदती, दो है तो वदतः, दो से ज्यादा है तो वदंती। लेकिन मैं और तुम नहीं है। तुम बोलते हो तो त्वम वदसी, त्वम पश्यसी, त्वम चलसी, त्वम हससी, त्वम गच्छसी, ऐसे बनेगा। और दो है तुम दोनों तो त्वम, यहां पर युवाम पश्यतः, युवाम गच्छतः, युवाम चलतः, युवाम हसतः, ऐसे यूयम पश्यतः, यूयम लिखतः, यूयम पठतः, यूयम चलतः, ऐसे बनेगा दोस्तों। अहम चलामी, अहम लिखामी, अहम पश्यामी, तो मैं देखता हूं तो अहम पश्यामी। पश्यावह ये तभी आएगा जब आपके आयाम आवाम आया हुआ है तो पश्यावह। और पश्यामह दोस्तों, ये जो आपके मैंने लिखा है ये उदाहरण के लिए देखो, दृश्य धातु के रूप लट लकार में कैसे चलते हैं, पट के याद होंगे आप। पट की सहायता से देखो, पटती, पटत, पटंती, पटसी, पटथ, पटत, पठामी, पठाव, पठाम, वैसे ही चले हुए हैं ये। तो ये आपके पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसी, पश्यत, पश्यत, पश्यामी, पश्याव, पश्यामह, ये रूप ऐसे आप किसी भी धातु के बनाओ, किसी भी लकार में बनाओ। अम अवाम वयम है तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगाना, त्वम युयाम युयम करता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगाना। इन छह के अलावा कुछ भी है तो आपको प्रथम पुरुष की क्रिया लगानी है दोस्तों। तो ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। अब इसके अंदर यहां पर मैं कुछ वाक्य अभ्यास के लिए आपके यहां पर बना देता हूं दोस्तों। मैंने कहा वह चलता है, फिर मैंने लिखा तुम दोनों चल रहे हो, और मैंने कहा हम सब चलते हैं। ये वाक्य बनाया। अब देखो इनमें सब में धातु है वो चल धातु है, चलने अर्थ में चल धातु। लट लकार के चलता है, चल रहे हैं, चलते हैं, तो मतलब लट लकार आएगा इसमें, क्योंकि सब लट लकार की क्रिया लकार में, वर्तमान काल है तो लट लकार। अब पुरुष और वचन के वह, यानी मैं तुम नहीं है तो प्रथम पुरुष वह कितना एक, तो ये एक वचन आएगा, यानी चल धातु पट की तरह चलेगा, क्या आ जाएगा, चलती। और वह को क्या बोलेंगे, सह, वाक्य संस्कृत बन गया, सह चलती। इधर तुम दोनों चल रहे हो तो तुम दोनों को क्या बोलेंगे दोस्तों, युवाम, तो युवाम आ गया, तुम दोनों आ गया, मतलब मध्यम पुरुष दो है तो द्विवचन आएगा, वही लट लकार,
तो मध्यम पुरुष में क्या आता है? चलसी चलतः। द्विवचन में क्या आता है? चलतः। तो ये हो गया युवाम चलतः, ये संस्कृत वाक्य बन गया दोस्तों। हम सब चलते हैं तो हम सबको क्या बोलेंगे? वयम। और यहां पर चलते हैं तो इसका मतलब चलामः, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी, क्योंकि हम सब है तो इसका मतलब उत्तम पुरुष, हम आते ही मैं, और हम आते ही उत्तम पुरुष, तुम आते ही मध्यम पुरुष, और इस मैं तुम हम के अलावा कुछ भी है तो सीधे ही प्रथम पुरुष। तो यहां पर हम आ गया, हम सब यानी वयम, उत्तम पुरुष बहुत सारे हैं तो बहुवचन आ गया चलामः। ये ऐसे संस्कृत बनेगा दोस्तों। तो इस तरीके से अपन ने दोस्तों यहां पर आज की इस क्लास के अंदर विस्तार से ये चर्चा की है कि किस तरीके से आपके यहां पर जो है हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद हो सकता है दोस्तों। तो चलिए, अपन ने आज की इस क्लास में अनुवाद की बात की थी। अब अपन आज की क्लास को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आज का जो हमारा मुख्य जो टॉपिक है, ये अनुवाद टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।